बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा वीक नंबर 2 और इसी मुनासबत से चूँकि हर वीक में आपके 2 लेक्चर्स होते हैं तो हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड, जो कि लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो ट्रेड के डिस्कस कर लिए थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज होम ट्रेड यानी इंटरनल ट्रेड के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज के जो इश्यूज़ होंगे जिनको हमने डिस्कस करना है उसमें एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड की बात करेंगे कि ट्रेड के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ख़ास तौर पे आज के लेक्चर का जो फोकस होगा वो इंटरनल और होम ट्रेड पे होगा। इसमें हम देखेंगे कि होलसेल्स क्या होती है, यानी बड़े पैमाने पे जो सेल की जाती है। इसी तरह जो छोटी छोटी इंडिविजुअल आइटम की सेल होती है उसको रिटेल का नाम दिया जाता है। इसके एलिमेंट्स देखेंगे, इसके करैक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स देखेंगे और इसके फंक्शंस की बात करेंगे। फिर हम डिफरेंस देखेंगे होलसेल और रिटेलर या होलसेलर के फंक्शंस में, उनकी एक्टिविटीज़ में, उनकी अप्रोच में क्या डिफरेंस होती है। और नंबर 5 और लास्ट आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का जो आखिरी टॉपिक है वो स्मॉल स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं जो स्मॉल स्केल पे रिटेल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का लेक्चर नंबर 4 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपका टीचर अनासर शहजाद। आज के लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक जो है जो पिछले यानी लेक्चर नंबर 3 से ही रिलेट करेगा, यानी हम पहले बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन से लाजमी जुज़ होंगे ट्रेड के अंदर, तो फिर एक रिटेल या एक डिटेल्ड ट्रेड एक्टिविटी जो है वो तरतीब पाएगी। तो सबसे पहले हम इसको जो एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड हैं यानी तजारती अमल को मुकम्मल करने के लिए जिन जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है उसमें सबसे पहले तो हम सेलर या रिटेलर की बात करते हैं। यानी चीज़ को सेल करने वाला हो, उसके पास कोई प्रोडक्ट हो जिसको वो सेल करे, उसको सेलर का नाम भी देते हैं और रिटेलर का नाम भी देते हैं। यानी इस सेलर्स के तौर पे कुछ लोग पीपल्स आर कंपनीज दैट सेल गुड्स, यानी कुछ लोग जो इंडिविजुअल हैसियत में काम कर रहे हों यानी चीज़ों की सेल का काम करते हों, या रिटेलर्स कंपनी की सूरत में रजिस्टर्ड हों और वो लोगों के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें बनाते हों, पब्लिक यूटिलिटीज़ को देखते हुए, लोगों के टेस्ट को देखते हुए और मार्केट पैटर्न के मुताबिक वो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। जब वो मार्केट प्लेटफॉर्म में होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली दूसरी सेल फोर्स जो डिमांड क्रिएट करती है वो बायर या कंज्यूमर्स, यानी अगर चीज़ें होंगी और उसके जो ख़रीदार हैं वो बायर्स कहलाते हैं, जबकि अगर सर्विसेज होंगी या ऐसी चीज़ें जो सिंगल टाइम में यूज़ हो जाती हैं जिनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, उसके जो यूज़र्स हैं उनको हम कंज्यूमर्स का नाम देते हैं। यानी उसकी चीज़ यानी जो कंपनी प्रोडक्ट सेल के लिए ऑफ़र करती है उसके अगेंस्ट एक रिस्पांस देने के लिए मार्केट के मुताबिक यानी मुख्तलिफ प्रोडक्ट के फ़ीचर्स को देखते हुए जो बायर्स होते हैं वो इसका रिस्पांस देते हैं। यानी इसमें भी कुछ ऐसे लोग या कंपनीज़ होती हैं जो कुछ चीज़ों को ख़रीदती हैं। यानी इंडिविजुअल सार्फ अगर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके कंज्यूम कर लेता है तो वो भी बायर ही कहलाता है। इसी तरह अगर कुछ कंपनियां इंटरमीडिएट गुड्स लेती हैं यानी किसी और कंपनी की वो फिनिश गुड्स होती हैं, लेकिन इसके लिए वो रॉ मटेरियल का या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का या बेसिक एलिमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, वो लेते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं, किसी कंपनी ने केमिकल बनाया है, वो केमिकल उसके लिए फिनिश गुड्स है, लेकिन जो कंपनी लेके उसे परचेज़ कर रही है वो अपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे इस्तेमाल करती है।
अब इसी तरह जब बायर से आगे निकलेंगे तो फिर गुड्स होनी चाहिए, गुड्स की वैरायटी होनी चाहिए, यानी गुड्स की वैरायटी होगी। जो कस्टमर होता है, जो बायर होता है, वो फिर चॉइस कर सकता है, उसके पास बारगेनिंग पोजीशन होती है, वो चीज़ों के डिफरेंट करैक्टर्स, डिफरेंट फीचर्स, उसका डिज़ाइन, कलर या डिफरेंट जो और करैक्टर्स होते हैं उनकी बुनियाद पे फैसला करता है कि ये चीज़ कैसी है और क्या इसको ये चीज़ परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब गुड्स जो हैं, इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं, द प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सचेंज्ड मॉनेटरी वैल्यू, यानी जो चीज़ आप लेना चाहते हैं, जो आपके पैटर्न पे, आपके पैरामीटर पे पूरा उतरती है, आप उसको परचेज़ करेंगे और इसके बदले में आप कैश ट्रांजैक्ट करेंगे, यानी कैश की पेमेंट करेंगे, या कुछ दिनों का वादा हो सकता है कि जिसके अगेंस्ट आप इन फ्यूचर अदायगी करेंगे। इस सूरत में आप बैंक का एक चेक जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं। और जबकि फोर्थ एलिमेंट जो ट्रेड को, यानी ट्रेड के एलिमेंट्स में से या ट्रेड के इस अमल को मुकम्मल करने के लिए वो मार्केट है। ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेड मार्केट या मार्केट प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है, जहाँ पे जो मुख्तलिफ मार्केट की फोर्सेस होती हैं, जिसमें सप्लाई और डिमांड्स होती हैं, या जहाँ पे सेलर या बायर्स इकट्ठे होते हैं, उनका मौजूद होना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट के कुछ रेगुलेटर्स भी होते हैं। मार्केट का सुन के नॉर्मली आम लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि एक स्पेसिफिक हम इस चीज़ को, यानी मार्केट को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक जनरल मार्केट होती है और एक स्पेसिफिक मार्केट होती है। जनरल मार्केट तो ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे हर किस्म की चीज़ सेल के लिए अवेलेबल होती है, आप वहाँ जाके अपनी ज़रूरत, अपनी यूटिलिटी को देखते हुए वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। जबकि स्पेसिफिक मार्केट ऐसी मार्केट को कहा जाता है कि जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ की या स्पेसिफिक नौइयत की ही चीज़ें मिलती हैं। जैसे हमारे शहर के अंदर एक मोबाइल मार्केट है, जहाँ पे मोबाइल से रेलेवेंट उसके एक्सेसरीज़ हैं, उसके पार्ट्स हैं, या न्यू मोबाइल वगैरह ख़रीद सकते हैं, या ओल्ड मोबाइल की सेल परचेज़ का काम होता है। इसी तरह मोटरसाइकिल मार्केट है, जहाँ पे आपको पता है कि ऑटोमोबाइल यानी मोटरसाइकिल का ही काम हो सकता है, उससे रेलेवेंट उसकी जो सर्विसेज हैं, उसकी जो मेंटेनेंस की सर्विसेज हैं, या उसके पार्ट्स वगैरह की सेल परचेज़ की जा सकती है। तो ऐसी मार्केट को स्पेसिफिक मार्केट का नाम दिया जाता है। तो मार्केट क्या है? द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ख़रीदारी और बेचने का अमल कुछ रेगुलेटर्स की मौजूदगी में तरतीब पाता है। फिर इस तरह से हमारे एक ट्रेड के अमल को, ट्रेड के प्रोसीजर को पूरे करने के लिए जो 4 नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। जिसके अंदर पहला तो आपके पास एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड में सेलर या रिटेलर का होना ज़रूरी है। वो कुछ चीज़ें लोगों की जो ख्वाहिश, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के मुताबिक बनाएंगे कि जिनको बायर्स कहा जाता है, और अगर वो चीज़ें एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो जाने से ख़त्म हो जाने वाली हैं तो फिर आप उनको ऐसे सारफ को कंज्यूमर का नाम दिया जाता है, और वो ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं जो कि उनकी लाइकिंग के मुताबिक होती है या उनकी यूटिलिटीज़ को पूरा कर रही होती है। प्रोडक्ट के मुख्तलिफ फ़ीचर्स होते हैं, जैसे प्राइस हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकती है, प्लेस हो सकता है जहाँ से वो मिलना है, जैसे कि इसको हमने मार्केट का नाम दिया है। और फिर वहाँ पे जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होते हैं वो मार्केट की खसूसियात होती हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं। तो इस तरह से हमारे जो ट्रेड का अमल है, इसके 4 एलिमेंट पूरे हुए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होम ट्रेड इज़ होल सेलिंग। होल सेलिंग कहते हैं जब आप बड़े पैमाने पे बल्क क्वांटिटी में चीज़ों को सेल करते हैं, यानी ऐसी मार्केट जहाँ पे बड़े पैमाने पे बल्क क्वांटिटी में चीज़ें सेल होती हैं, उसको हम होल सेल मार्केट या होल सेलिंग का नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ है। व्हाट इज़ होल सेलिंग? होल सेलिंग इज़ द सेल ऑफ मर्चेंडाइज इन बल्क, यानी बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा मकदार में जहाँ पे चीज़ें सेल होती हैं, टू ए रिटेलर, और वो चीज़ें रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की जाती हैं फॉर रीपैकेजिंग एंड रीसेल, और मकसद यही होता है कि उसको एक नई पैकिंग में लाया जाए या दोबारा से आगे फर्दर सेल किया जाए इन स्मॉल क्वांटिटीज़। चूँकि रिटेलर्स के मतलब आप सभी जानते हैं कि रिटेलर थोड़ी मिकदार में लेकिन हाई प्राइसेस पे चीज़ें सेल करते हैं एट ए हायर प्राइस एंड स्मॉल क्वांटिटी। तो जैसे जैसे लोगों को अपनी यूटिलिटी के मुताबिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो जाके रिटेलर से चीज़ें परचेज़ करते हैं।
स्टूडेंट्स, अगले मरहले पे जाके हम उन मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की भी बात करेंगे जहाँ से सार्फ जाके डायरेक्टली होल सेलर से भी चीज़ ले सकता है, लेकिन अभी हम ज़रा इसकी डिटेल पहले डिस्कस करेंगे। द बायर ऑफ होल सेल मर्चेंडाइज सॉर्ट्स, जो ख़रीदार होता है होल सेल मर्चेंडाइज का, वो चीज़ों की जो है वो चुनाव करता है, उसको अपनी पसंद के मुताबिक या उसकी असार्टमेंट करता है, रिजेंबल्स एंड रीपैकेज इट इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज़। यानी जो रिटेलर होगा, बेसिकली जो होल सेलर का बायर होता है वो रिटेलर होता है, वो चीज़ों को ख़रीदता है, चीज़ों को होमोजीनियस बुनियादों पे यानी एक जैसी चीज़ें अलहदा कर लेता है और डिफ्रेंशिएटिंग जो करैक्टरिस्टिक्स की हामिल चीज़ें होती हैं उनको अलहदा कर लिया जाता है, उनको दोबारा से पैक किया जाता है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर, जैसा कि हमें जनरली हमारी कंज्यूमर मार्केट के अंदर नज़र आता है कि चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ क्वांटिटी के पैकेजेस के अंदर आपको नज़र आती हैं फॉर डायरेक्ट रिटेल सेल टू कंज्यूमर। और यही चीज़ें जो रिटेलर है डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को सेल करता है। ड्यू टू द क्वांटिटीज़ परचेज द होल सेल कैन चार्ज लेस आइटम्स। और ये ऐसे होता है कि जो होल सेल की एक्टिविटी चूँकि ज़्यादा होती है, इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन पर आइटम की बुनियाद पे इसकी प्राइस को कम रखा जाता है। लेकिन चूँकि ये बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग होती है या सेलिंग होती है, तो इस सूरत में इसकी जो प्राइस पर यूनिट पे तो हाई लो होती है, लेकिन चूँकि क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से, इसका हुजम यानी वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ग्रैंड सम जो सेल का है वो ज़्यादा बन जाता है। द रिटेलर सेल्स एट अ प्राइस दैट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जबकि रिटेलर उस प्राइस पे सेल करता है जहाँ पे उसकी अपने बिजनेस को हैंडल करने की मुकम्मल कॉस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। मसलन जो रिटेलर की प्राइस होती है वो 3 किस्म की एलिमेंट्स को जो कवर करता है। सबसे पहले तो वो उसका चीज़ की जो कॉस्ट होती है, परचेजिंग कॉस्ट होती है और उसकी हैंडलिंग कॉस्ट होती है, उसको कवर करता है। फिर वो जो मार्जिन जो इसके ऊपर कुछ इसके अपने ऑपरेटिंग नौइयत के एक्सपेंसेस आए होते हैं उसको कवर करता है। देन जो उसने एक प्रॉफिट मार्जिन सेट किया होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट पैरामीटर्स या मार्केट फोर्सेस, उसको भी इसके अंदर प्लस करके तो फिर ये इनके पास एक रिटेल प्राइस बनती है। स्टूडेंट्स, जब हमने डिटेल में होल सेल को समझ लिया तो फिर हम एक थोड़ी सी नज़र इस चीज़ पे भी डालते हैं कि होल सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी होल सेलर होल सेल मार्केट में बैठ के कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। होल सेलर्स परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शंस इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स। यानी होल सेलर मार्केट में बैठ के मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा कि इसके अंदर जो कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो असेंबलिंग एंड बाइंग, यानी चीज़ों को जोड़ना या चीज़ों को ख़रीदना। असेंबलिंग चीज़ों को किसी एक मखसूस या मखसूस डिज़ाइन के अंदर जोड़ने को कहते हैं। स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग, वो चीज़ों को स्टोर करते हैं और वेयर हाउस के जो फंक्शंस होते हैं उसके मुताबिक उसको परफॉर्म करते हैं। वेयर हाउस का मतलब सिर्फ चीज़ों को जो स्टोर करना ही नहीं होता, बल्कि एक मखसूस अंदाज में एक साइंटिफिक और टेक्निकल बुनियादों पे चीज़ों को मेंटेन करना, उसकी पैकेजिंग करना, रीपैकेजिंग करना, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, वो तमाम चीज़ें जो वेयर हाउस फंक्शंस के अंदर शामिल होती हैं। नंबर 3, ट्रांसपोर्टिंग, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे उनका एक नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद हो तो वो उस नेटवर्क के थ्रू जब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उस वक्त भी मार्केटिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टिंग के अंदर 2 किस्म की होती है, ट्रांसपोर्टिंग इन भी होगी और ट्रांसपोर्टिंग आउट भी होगी। ट्रांसपोर्टिंग इन का जो एक्सपेंस है वो होल सेलर खुद बर्दाश्त करते हैं, जबकि जो ट्रांसपोर्टिंग आउट होती है उसको या तो मार्केटिंग का हिस्सा बना दिया जाता है या फिर वो बायर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। फाइनेंसिंग, यानी जो पैसे को इस्तेमाल करने की लागत होती है उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। डेफिनेटली आपको अगर बल्क क्वांटिटी में चीज़ों को परचेज़ करना पड़े और आपको कोई लोन फैसिलिटी लेना पड़े तो इसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ती है वो भी इसके फंक्शंस के अंदर शामिल है और उसको भी मैनेज करना होता है।
रिस्क एंड बेयरिंग, यानी रिस्क बेयरिंग, चीज़ों को जब आप वक्त से पहले स्टोर कर लेते हैं वेयर हाउस के अंदर, तो वहाँ पे फिर आप कुछ चीज़ों का रिस्क ले रहे होते हैं, क्योंकि होल सेलिंग एक्टिविटी जो कि बल्क एक्टिविटी होती है और वक्त से पहले इसको डिज़ाइन किया जाता है, तो माइट भी ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि इन फ्यूचर इस चीज़ की डिमांड जो है वो क्रिएट होती भी है या नहीं होती। तो बिज़नेस जो है होल सेल का ऑलवेज़ एट रिस्क होता है। नंबर 6, ग्रेडिंग, पैकिंग एंड पैकेजिंग। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वेयर हाउस स्टेज के ऊपर चीज़ों को असॉर्ट किया जाता है उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी और डिज़ाइन को देखते हुए, उनको दोबारा से पैक किया जाता है या फिर उनको एक अलहदा ब्रांड की लुक देने के लिए लोगों की डिमांड के मुताबिक चीज़ जो हैं उसके पैकेजेस बनाए जाते हैं। नंबर 7, प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। होल सेलर का काम ये भी होता है कि अगर मार्केट फोर्सेस या रेगुलेटर के तौर पे भी वो काम कर रहा हो या मार्केट पार्टिसिपेंट हो, तो जो लोग मार्केट के आके अंदर उसके साथ अटैच होते हैं तो वो उनको नेसेसरी एलिमेंट्स जो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होते हैं, जो मार्केट की फंक्शनिंग के मतलब हो, प्राइस सेटलमेंट से मतलब हो, चीज़ की एक्सचेंज के मतलब हो, प्रोडक्ट क्वालिटी के मतलब हो, वो मुहैया करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और लास्ट एलिमेंट जिसके फंक्शन में जो होगा, डिस्पर्सिंग एंड सेलिंग, यानी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर मार्केट पैरामीटर्स के मुताबिक उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर या उसके रिटेलर दूर दूर मौजूद हैं तो उस चीज़ को उन तक पहुंचाना और सेल को रेगुलेट करना और सेल के तमाम पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए या इस प्रोसीजर को ऑपरेट करते हुए। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो होल सेलर्स को परफॉर्म करने होते हैं। मार्केट में अगर हम देखें तो हमें कितनी किस्म के होल सेलर्स नज़र आते हैं जो कि होल सेल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट पहले ही जान चुके हैं, मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है कि जो होल सेल एक्टिविटी है वो बल्क एक्टिविटी है। ज़्यादा मिकदार में या बिग वॉल्यूम में जो चीज़ों की परचेजिंग या सेलिंग की जाती है उसको नाम दिया जाता है, और इसमें पर यूनिट पे प्राइसेस लो रखी जाती हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए हम अगर आपने मार्केट को विज़िट करें तो हमें 4 से 5 किस्म के होल सेलर्स नज़र आते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले जो आपके पास होगा वो मर्चेंट होल सेलर्स है। मर्चेंट ताजर को कहते हैं होल सेलर, यानी ऐसा ताजर जो होल सेल प्राइस पे लोगों को चीज़ें ऑफ़र कर रहा हो। टेक टाइटल टू मर्चेंडाइज, इसमें वो चीज़ों के पहले मालिक होता है। फुल सर्विस एंड लिमिटेड सर्विस जॉबर्स, ये फुल सर्विस के तौर पे भी काम करते हैं, यानी इनका एक बिज़नेस ही यही होता है जो सुबह से लेकर शाम तक वो यही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये पार्ट टाइम पे भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं। जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले मर्चेंट होल सेलर्स हैं वो अमूमी तौर पे कोई और एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन अपना टाइम निकाल के ऐसे बिजनेसेस को भी रन करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2, फुल सर्विस होल सेलर्स। फुल सर्विस होल सेलर्स वो होते हैं जो मुकम्मल किस्म की जो उस सेल से जुड़ी हुई खिदमात हैं उसको सर अंजाम देते हैं, यानी चीज़ों की ऑर्डर टेकिंग, चीज़ों को मतलूबा डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, आफ्टर सेल सर्विस मुहैया करना, और सुबह से शाम तक उनकी फुल टाइम एक्टिविटी यही होती है, जिसमें कैरी स्टॉक को मुख्तलिफ़ किस्म का स्टॉक मेंटेन करते हैं। मेंटेन अ सेल फोर्सेस यानी सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। ऑफ़र क्रेडिट, लोगों को उधार की फैसिलिटी भी मुहैया करते हैं कि अगर वो चीज़ें उधार पे लेना चाहें तो उनको दी जाएंगी। मेक डिलीवरीज, चीज़ों को उसकी मतलूबा डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। एंड प्रोवाइड मैनेजमेंट असिस्टेंस, और अगर किसी किस्म की उसको हैंडल करने से रेलिवेंट सर्विसेज दरकार हैं, यानी वो जो एक कंसाइनमेंट फाइनल होती है उसको मुकम्मल तौर पे सेफ गार्ड करते हुए उसकी मतलूबा जगह तक भी पहुंचाने का एहतमाम करते हैं। लिमिटेड सर्विस होल सेलर्स, जो मखसूस यानी सिर्फ एक ख़ास हद तक सर्विसेज देने वाले। लिमिटेड लाइन ऑफ फास्ट मूविंग गुड्स, ऐसी चीज़ें जिनके पास जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कुछ ब्रांड्स होती हैं, सारी ब्रांड्स नहीं होती। वजह इसकी ये होती है कि फ़ास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की ब्रांड्स इतनी ज़्यादा हैं कि एक बंदे के लिए तमाम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन की ज़िम्मेदारी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से वो मखसूस ब्रांड्स को ही सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं की डिस्ट्रीब्यूशन की ज़िम्मेदारी लेते हैं। ट्रक होल सेलर, जो ट्रक की सूरत में चीज़ें भेजते हैं।
ड्रॉप शिपर जो मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर मार्केट के अंदर अपने या डेस्टिनेशन के ऊपर चीज़ों को पहुंचाते हैं। रैक जॉबर्स जो उनका काम ये भी होता है कि एक जो मखसूस जगहों पे चीज़ें पहुंचानी है वहाँ जाके ख़ुद ही उसे ट्रैक के ऊपर या उस रैक के ऊपर सजा देनी है जो उसकी मतलूबा जगह होती है। मेल ऑर्डर होल सेलर्स, और अमूमी तौर पे इनको जो हमारा आज का जदीद नेटवर्क इंटरनेट है उसके तहत ऑर्डर्स वसूल होते हैं, तो उनको पता होता है डे एक्टिविटी के तौर पे कि आज हमारी एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे और हमने कहाँ कहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इस तरह की जो सर्विसेज हैं हमें अपने जनरल आइटम के जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं उसके अंदर नज़र आती है, या हमारे मेडिकल के अंदर जो हम देखते हैं जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं उसमें भी इसी निज़ाम के तहत चीज़ों की सप्लाई को मुमकिन बनाया जाता है। ब्रोकर्स एंड एजेंट्स भी जो होल सेलर हो सकते हैं। फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग, ये अमूमी तौर पे इस अमल के को असिस्ट करते हैं जिसमें चीज़ों को बेचा या ख़रीदा जाता है और इसके अगेंस्ट अपनी ब्रोकरेज के तौर पे एक नॉमिनल सा अमाउंट वो कमीशन के तौर पे चार्ज करते हैं। एंड अर्न 2 to 6% कमीशन ऑन सेलिंग प्राइसेस, और चूँकि इनका काम सील के साथ जुड़ा हुआ होता है जितनी ज़्यादा ये सील करेंगे इनकी कमीशन उतनी ज़्यादा बनती चली जाती है, लेकिन कमीशन का जो रेट होता है वो पहले से ही नेगोशिएशन स्टेज के ऊपर जो है वो तय कर लिया जाता है, और अमूमी तौर पे ये रेट 2% से लेके और 6% तक कमीशन की सूरत में हो सकता है। और जबकि आखिरी किस्म जो कि होल सेलर्स की होती है वो स्पेशलाइज्ड होल सेलर्स होते हैं जो ख़ास एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाले ख़ास चीज़ों की जो फ्रेंचाइजर्स हो सकते हैं या उनको उससे होल सेल प्राइस पे सेल करते हैं या उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एग्रीकल्चर असेंबलर्स जो एग्रीकल्चर्स को बनाने वाली चीज़ें उनको असेंबल करते हैं। पेट्रोलियम बल्क प्लांट्स, पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके पास प्लांट्स हो सकते हैं। एंड एक्शन कंपनीज़, ये ऐसी कंपनीज जो ख़ास हदायत के मुताबिक काम करती हैं और वो उसी वक्त अपने प्रोसीजर्स यानी होल सेल प्रोसीजर को मुकम्मल करेंगी जब मार्केट में उसकी डिमांड होती है या उसके रेगुलेटर की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो इस तरह से होल सेलर की ये 5 इकसाम होती हैं जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। डिफरेंट वेज ऑफ होल सेल सेलिंग, यानी वो कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम होल सेल के अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरर से सेल्स होल सेल टू यू, मैन्युफैक्चरर भी जो होते हैं वो होल सेल प्राइस पे चीज़ें कस्टमर को सेल कर सकते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो मैन्युफैक्चर की हुई चीज़ें होल सेलर को पहुंचाते हैं और वो फिर आगे रिटेलर को पहुंचाते हैं। तो डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरर सेल्स होल सेल टू यू। इसमें क्या होता है, यू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर, या तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जबकि जिसको मैन्युफैक्चर चीज़ें मुहैया करता है, एंड सेल्स होल सेल टू अनदर बिजनेस, और वो की चीज़ें होल सेल प्राइस पे दूसरे बिजनेसेस को सेल करते हैं। इसके अंदर अमूमी तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है या डिस्ट्रीब्यूशन की सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको आप मैन्युफैक्चर के साथ बैठ के टैकल करते हैं। और इन डिस्ट्रीब्यूटर्स की मैन्युफैक्चरर्स को ज़रूरत भी इसलिए पड़ती है कि चूँकि इनके पास अपना सप्लाई चेन का या मार्केट के अंदर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने का नेटवर्क जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, तो वो आउटसोर्स के तौर पे और दूसरे लोगों को अपने बिज़नेस के अंदर शामिल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे शामिल कर लेते हैं। और दूसरी सूरत इसके अंदर होती है यू बिकम आ रिटेलर एंड सेल्स टू योर कस्टमर, जबकि एक रिटेलर भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से जाके चीज़ें ले सकता है और आगे वही चीज़ें अपनी वैल्यू एडिशन के बाद अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करेगा। इन दोनों सूरतों में क्या होता है, द अदर बिजनेस इज़ द रिटेलर दैट देन सेल्स ऑन देयर कस्टमर्स, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि होल सेलर जो होता है उससे ये चीज़ें रिटेलर को सेल की जाती हैं और रिटेलर फर्दर फिर अपना मार्जिन ऐड करके कस्टमर को चीज़ें सेल कर देता है। तो ये जो हमारे पास चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर जो है ये पहले एलिमेंट के अंदर या पहले चैनल के अंदर 3 चीज़ें हमारे पास हो गई। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होगा, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को होल सेल प्राइस पे चीज़ें सेल करेगा।
होल सेलर जो है यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो है आगे फर्दर चीज़ों की जो शिपमेंट है वो रिटेलर तक पहुंचाता है और रिटेलर फिर अपना मार्जिन ऐड करने के बाद वो चीज़ें कस्टमर को ऑफ़र कर देता है। इसी तरह इसी चैनल के अंदर दूसरा जो है ट्रैक हमारे पास कि मैन्युफैक्चरर जो है वो होल सेल प्राइस पे रिटेलर को चीज़ें सेल करेगा और रिटेलर इसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करने के बाद ये चीज़ें सारफ यानी कंज्यूमर को ऑफ़र कर देता है। तो ये हमारे पास दूसरा चैनल हो गया जिसके तहत होल सेल सेलिंग हो सकती है। नंबर थर्ड, मैन्युफैक्चर सेल्स होल सेल टू अ डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम आ जाएगा, जबकि ऊपर वाले नेटवर्क के अंदर ये जो होल सेलर था ये होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर था, जबकि यहाँ पे अब होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स होल सेल टू अ डिस्ट्रीब्यूटर यानी एक मखसूस प्राइस के ऊपर वो जिन चीज़ों को मखसूस शराइत की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन शिप दी होती है उन तक चीज़ें पहुँचाता है। डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स होल सेल टू यू, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डायरेक्टली चीज़ जो है वो कस्टमर को भी सेल कर सकता है। यू बिकम आ रिटेलर, और आप भी रिटेलर बन सकते हैं अगर आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से फर्दर चीज़ें परचेज़ करते हैं एंड सेल टू योर कस्टमर, और अपने कस्टमर को सेल करते हैं। तो ये इस नेटवर्क के अंदर जो बुनियादी फ़र्क ये हुआ कि पहले ये जो दो चैनल्स है इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे एक मैन्युफैक्चर होलसेल प्राइस पे चीज़ें आपको दे रहा था, जबकि दूसरे स्टेज के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर फर्दर फिर का आपको चीज़ें सेल करता है। और तो ये इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वजूद में आते हैं जो बिज़नेस को सूट कर रहा हो, और कस्टमर भी बाज़ औक़ात इस चीज़ की असेसमेंट कर लेता है कि किस चैनल के थ्रू अगर वो चीज़ों को परचेज़ करता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम उसे पे करना पड़े। तो कस्टमर को इन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा ये चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी आम चीज़ें हैं। जितनी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ज़्यादा होगी और वो चीज़ इजीली अवेलेबल होगी, लोग उसको डायरेक्ट चैनल से लेना ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो एक मखसूस मिकदार में, मखसूस तादाद में और स्पेसिफ़िक मार्केट तक पहुंचती हो, तो उसको अमूमी तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम के तहत ही मार्केट में डिस्पर्स किया जाता है। रिटेलर्स होम ट्रेड के अंदर जो दूसरा नेसेसरी और लाजमी एलिमेंट है वो है रिटेल ट्रेड। जैसा कि हमने पहले चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी देख लिया कि जो होलसेलर्स होते हैं वो अपनी चीज़ों को रिटेलर्स को सेल करते हैं, दैन रिटेलर अपनी जो कस्टमर को या कंज्यूमर्स को उनकी डिमांड के मुताबिक और उसके अंदर यानी होलसेल प्राइस के अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद फिर सेल करते हैं। बेसिकली रिटेलर के मतबे नज़र ये चीज़ भी होती है कि उसने जितने भी नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो उसने बर्दाश्त किए होते हैं उसको कवर करना होता है, और उसके बाद वो चीज़ें जो हैं वो कस्टमर को ऑफ़र की जाती हैं। रिटेल ट्रेड इज़ द बिज़नेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स, यानी ये एक ऐसी बिज़नेस एक्टिविटी है जो चीज़ों को रिटेल बुनियादों पे मार्केट के अंदर सेल करने का नाम है टू द फाइनल कंज्यूमर, और ये चीज़ें उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो उसके फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं। यानी फर्दर चीज़ों को एक्सचेंज या सेल नहीं किया जाता, द अल्टीमेट कस्टमर जो उस चीज़ को फिर कंज्यूम कर लेते हैं। इट इज़ द लिंक बिटवीन होल सेलर आर मैन्युफैक्चर, ये एक ऐसा लिंक होता है जो कि होल सेलर या मैन्युफैक्चर से शुरू होता है एंड द कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट के जो यूज़र्स होते हैं यानी कस्टमर्स होते हैं उस तक जाकर मुकम्मल होता है। तो इस तरह से अगर ये पूरी चेन को हम अपने जहन में लाएं कि रिटेल एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की थर्ड स्टेज पे होती है, यानी फर्स्ट स्टेज पे मैन्युफैक्चर होता है जो सेल प्राइस होल सेल प्राइस पे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूटर को या होल सेलर को देता है, जबकि रिटेलर जो है इन्हीं चीज़ों को होल सेलर से हासिल करता है और देन अपने एक रिटेल सेल्स पॉइंट पे रखते हुए अपने कस्टमर्स को सेल करता है। तो इस तरह से अमूमी तौर पे ये 4 स्टेजेस की ये जो एक चेन होती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं ये मुकम्मल हो जाता है। टिपिकली रिटेलर सेल्स गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और आम तौर पर प्रैक्टिस यही है कि रिटेलर चीज़ों को छोटी छोटी या कम क्वांटिटीज़ में या 1 बाय 1 आइटम की सूरत में सेल करते हैं टू कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़, जो कि अमूमी तौर पर इन चीज़ों को हासिल करते हैं और अपने लिए उसको पर्सनली जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं या पर्सनली यूज़ कर लेते हैं। और इसके अंदर अमूमी तौर पे ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो FMCG की कैटेगरी में आती हैं, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, नॉट फॉर रीसेल आर बिज़नेस यूज़, और यानी वो चीज़ें जिसको फर्दर सेल नहीं किया जाता या बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता।
स्पेशल करैक्टर्स अफेक्टिंग द रिटेलर्स, ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिटेलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी रिटेलर बनने के लिए कुछ मार्केट के अंदर अट्रैक्शंस या मोटिवेशंस मौजूद होती हैं और कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले स्मॉल एवरेज स्केल, यानी छोटे पैमाने पे सेल करना। छोटे पैमाने पे सेल जो होती है वो आपके माइक्रो लेवल का जो कस्टमर है उसको एंटरटेन करने के लिए हो सकती है और इसमें अमूमी तौर पे प्राइसेस हाई रखी जाती हैं। इम्पल्स परचेज, जबकि रिटेलर वो चीज़ें जो है बड़ी क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं खुद, यानी होल सेलर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन जब उनको सेल करते हैं तो वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल करते हैं। और इसके दरमियान में लॉजिक यही होती है कि जो आपका माइक्रो लेवल का या इंडिविजुअल कस्टमर होगा या इंडिविजुअल आइटम लेने वाला कस्टमर होगा वो भी एंटरटेन हो जाता है। और ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी रिटेल स्ट्रेटजीज़ तरतीब देते हैं कि चीज़ों को उसने पैकेट्स की सूरत में सेल करना है, सिंगल आइटम की सूरत में सेल करना है, या कस्टमर्स को मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस ऑफ़र करने हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ स्टोर्स, और अमूमी तौर पे यही स्ट्रेटजी जो है ये जो हमारे बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे नज़र आती है। अगर आप ख़ास त्योहारों के ऊपर जाके देखें तो ग्रॉसरी स्टोर्स ने सेल्स भी लगाई होती है, जैसे आपकी जो बेवरेजेस होती हैं यानी को सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो सकती हैं, इनके ऊपर ये सेल लगी होती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मार्केट में मिलती हैं वो उसकी पेरिशेबल जो करैक्टर्स है उसको देखते हुए या उसकी शेल्फ़ लाइफ को देखते हुए कस्टमर को मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस भी ऑफ़र किए जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल फॉर्मेट, अगर हम गौर से देखना चाहें कि हमें अपनी मार्केट के अंदर कितनी किस्म के रिटेल फॉर्मेट्स नज़र आते हैं कि जिनके मुताबिक रिटेल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, यानी इनकी कोई ख़ास स्पेसिफिक जगह नहीं होती। ये जो रिटेलिंग होती है वैसे ही चीज़ों को फ़ोन के ऊपर बुकिंग करके जैसे जैसे चीज़ की ज़रूरत होती है कस्टमर को या क्लाइंट को वैसे वैसे चीज़ मुहैया कर दी जाती है। इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग होती है, यानी कस्टमर को डायरेक्टली चीज़ों को सेल कर दिया जाता है। ईमेल ऑर्डर हो सकता है, यानी आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वहाँ पे आपको ऑर्डर्स वसूल होते हैं, आप उस ऑर्डर्स के मुताबिक उनकी डिलीवरी जो है अपने कस्टमर तक पहुँचा देते हैं। टेली मार्केटिंग है, यानी जो मुख्तलिफ़ IT बेस्ड नेटवर्क मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं सेल करते हैं। अमूमी तौर पे टीवी वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं, टीवी एड्स इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे मिलियंस ऑफ आइटम मौजूद होती हैं मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की, और उसी के थ्रू चीज़ों को सेल किया जाता है। ऑटोमेटेड वेंडिंग और कियोस्क, यानी ख़ास निज़ाम के तहत ऐसे ऑटोमेटेड खुदकार निज़ाम के तहत सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ से चीज़ों को सेल किया जाता है। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग जो है इसको फर्दर हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज ऑफर्ड है और फॉर्म ऑफ ओनरशिप है। यानी मर्चेंडाइज कौन कौन सी चीज़ें मुहैया की जा सकती हैं, ब्रांड बेस्ड चीज़ें हो सकती हैं, कैटेगराइज इसको कर दिया जाता है। जिससे कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं जो लोग अपनी अफादियत या अपनी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक चीज़ें परचेज़ करते होते हैं। सुपर मार्केट से जहाँ पे मिलियंस ऑफ आइटम्स मौजूद होती हैं, जहाँ पे चीज़ों की वैरायटी ज़्यादा होती है, एक ही नौइयत की चीज़ें मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की होती हैं, जहाँ पे कंपटीशन बड़ा टफ होता है। हाइपर मार्केट जहाँ पे बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं और स्पेशल ब्रांड्स की जिसके अंदर चीज़ों के मियार को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है। पाकिस्तान में हाइपर मार्केट जो है वो हमारे बड़े सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। डिस्काउंट स्टोर्स, ऐसे स्टोर जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें परचेज़ करना पड़ती हैं लेकिन उनके ऊपर आपको एक सेलिंग फोर्स के तौर पर डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है। ये बड़ी एक्सेलेंट प्रमोशनल एक्टिविटी होती है। स्पेशलिटी स्टोर्स, ऐसे स्टोर जो स्पेशल चीज़ों के लिए ही बनाए जाते हैं, जहाँ पे मखसूस नौइयत की या मखसूस कैटेगरी की चीज़ें अवेलेबल होती हैं और वो चीज़ें अमूमी तौर पे स्पेशल ब्रांड्स की ही रखी जाती हैं और चीज़ों की जो जीनियसनेस है यानी जेन्युइननेस है वो ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखी जाती है। डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं और यानी घर की ज़रूरियात से लेकर ऑफिस की ज़रूरियात तक तमाम चीज़ें उसके ऊपर अवेलेबल होती हैं। ऑफ प्राइस रिटेलर्स वो होते हैं जो चीज़ों को ऑफ प्राइस पे भी ऑफ़र करते हैं, यानी चीज़ों की कीमतों को थोड़ा कम करके कस्टमर को ऑफ़र किया जाता है। मकसद यही होता है कि सेल को बढ़ा दिया जाए। फैक्ट्री आउटलेट, अमूमी तौर पे फैक्ट्रीज़ जो कि मैन्युफैक्चरर्स होते हैं
वो अपने ही मुख्तलिफ जोग्राफिक पोजीशंस को देखते हुए अपने स्टोर कायम कर लेते हैं, जहाँ पे रिलेटिवली कम प्राइस पे चीज़ें लोगों को ऑफ़र की जाती हैं। मकसद यही होता है कि अपनी चीज़ को बेहतरीन अंदाज में अवाम के सामने मुतारफ़ करवाया जाए और अपनी एक ब्रांड इक्विटी जो है वो कायम कर ली जाए। कैटलॉग शोरूम्स ये होते हैं कि जहाँ पे चीज़ों को मुतारफ़ करवाने के लिए स्पेशल नौयत के सेंटर्स बना दिए जाते हैं, जहाँ पे डिस्प्ले सेंटर्स होते हैं और ख़ास तौर पे प्रोडक्ट को पब्लिक अवेयरनेस के लिए डिस्प्ले किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप के हवाले से इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, यानी ऐसे सेंटर जहाँ पे उनकी अपने नाम से या अपनी जो ऑनरशिप है उसके तहत चीज़ें मुहैया कर दी जाती हैं। चेन स्टोर बना दिए जाते हैं, यानी एक ही नाम के तहत मुख्तलिफ स्टोर मुख्तलिफ जोग्राफिक एरियाज़ में कायम कर दिए जाते हैं और लोग उनके नाम से फेमिलियर होने की वजह से उसको प्रेफर करते हैं। फ्रेंचाइजेज़ दी जाती जहाँ पे सेंटर्स का या मैन्युफैक्चरर्स का अपना बड़ा नेटवर्क मौजूद नहीं होता, तो किसी मखसूस एरिया में चीज़ों को सेल करने के लिए एक बिज़नेस डील के तहत फ्रेंचाइज राइट्स देते हैं ताकि वो कंपनी उनके बिहाफ पे चीज़ उस मखसूस एरिया के अंदर और मखसूस प्राइस और मखसूस सर्विसेज के साथ ऑपरेट कर सके। लीज्ड डिपार्टमेंट, ये स्पेशल अरेंजमेंट्स फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि लीजिंग कंपनीज या बैंकों के साथ मिलकर किए जाते हैं। तो इसके तहत चीज़ों के जो आउटलेट या सेंटर्स होते हैं या डिस्प्ले सेंटर्स होते हैं वो अपने ही परचेज़ कर लिए जाते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, ये कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, उसके तहत भी लोगों को चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जो निज़ाम है वो इतना ज़्यादा प्रोमोटेड नहीं है। तीसरी जो क्लासिफिकेशन होती है रिटेल फॉर्मेट की वो है सर्विस रिटेलिंग, यानी खिदमात को भी रिटेल बुनियादों पे दिया जाता है। जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स ईजी टेली कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि छोटे छोटे यहाँ पे हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रीशियंस बैठे होते हैं और मुख्तलिफ यूटिलिटी नौयत की सर्विसेज आपको देते हैं, यानी आप अपने अप्लाइंसेस को भी ठीक करवा सकते हैं या उनको चेंज भी करवा सकते हैं। इसी तरह टेली कम्युनिकेशन से रेलिवेंट जो सर्विसेज हो सकती हैं, खिदमात जो मेंटेनेंस की भी हो सकती हैं, इंस्टॉलेशन की भी हो सकती हैं, रिस्टोरेशन की भी हो सकती हैं। बैंक्स हैं, ये रिटेल सर्विसेज देते हैं, यानी आप इससे बड़े बड़े कर्ज़े भी हासिल कर सकते हैं। छोटी नौयत के जो कमर्शियल नौयत के काम होते हैं, टास्क होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं, उनको भी परफॉर्म करते हैं। इंश्योरेंस जो है ये आपको चीज़ों को जो रिस्क की कवरेज है वो करके देते हैं। ये इंडिविजुअल बुनियादों पे भी हो सकती है और कॉरपोरेशन लेवल पे भी सर्विस मुहैया की जाती है। कार रेंटल का काम होता है, यानी लोग अपनी यूटिलिटी के मुताबिक अपने काम के मुताबिक जो कार है वो रेंट पे इनसे ले सकते हैं और इसके एवज़ ये एक मखसूस रेट पे आपसे जो है वो चार्ज करते हैं। और इसी तरह फिर आखिरी है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी आप मुआहदे कर लेते हैं कि इतने मखसूस टाइम के अंदर आपने वो सर्विसेज उनके साथ लेनी है। जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनियां पाकिस्तान में ऑफ़र कर रही हैं कि इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर मोबाइल के अंदर किसी किस्म का फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी वारंटी देते हैं, इसको रिपेयर करके देते हैं और दोबारा से अपनी वर्किंग कंडीशन में ला के देते हैं। तो इस तरह से हमें मार्केट पैरामीटर्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रिटेल फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम एक तायराना सा जायज़ा लें तो कौन कौन से फंक्शंस है जो रिटेलर्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसके हमें देखा जाए रिटेल फंक्शंस के अंदर डिटेल में अगर देखें तो इसमें स्टाफ मैनेजमेंट हो सकती है, यानी जैसे जैसे आपको स्टाफ चाहिए होगा, जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके मुताबिक आप स्टाफ को उनके जो टास्क हैं उनके ऑपरेशंस है वो असाइन करते हैं। मर्चेंडाइजिंग है, यानी चीज़ों की तजारत भी कर सकते हैं रिटेल सर्विसेज के अंदर। इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। वेंडर मैनेजमेंट होती है, यानी जिनसे आप चीज़ें परचेज़ करते हैं या सर्विसेज लेते हैं उनको एक मखसूस तरीके से मखसूस रेट्स के मुताबिक और मखसूस पैरामीटर्स के साथ हैंडल करना होता है। फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, रिटेल स्टोर जो होते हैं लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ जो अरेंज करते हैं उनको मैनेज करते होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी स्टॉक होल्डिंग का, स्टॉक टैकलिंग का काम भी किया जाता है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ नौयत की अगर चीज़ें आपके पास हों तो उनकी असार्टमेंट भी की जाती है। इसी तरह रिटेल फंक्शन में कैश हैंडलिंग और अकाउंटिंग भी हो सकता है, यानी जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं चाहे वो कैश बेस्ड है या नॉन कैश बेस्ड है तो उनको रिकॉर्ड करना और कस्टमर को ये फैसिलिटी देना। इसी तरह
कस्टमर सर्विसेज भी हैं, यानी कस्टमर जिस किस्म की सर्विस आपसे लेता है, जिस पैरामीटर्स या जिस फॉर्मेट के तहत आपने इसको सेल की होती है उसके मुताबिक ही आपको उसको जो है वो सर्विस भी मुहैया करना पड़ती हैं। रिटेलर फंक्शन में उम्मीद तौर पर बाइंग एंड असेंबलिंग ऑफ गुड्स हो सकता है, यानी वो चीज़ों को ख़रीद सकते हैं या उनको जोड़ने का काम करते हैं, जैसा कि एसी पार्ट्स वगैरह होते हैं। स्टोरेज ऑफ गुड्स है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्रेडिट फैसिलिटी है, उनको लोन की फैसिलिटी भी दे सकते हैं ये, यानी जो रिटेलर्स होते हैं अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं उनकी यूटिलिटी को देखते हुए, उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग के मुताबिक अगर उनको कुछ क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल हो चाहिए हो तो उनको देते हैं, जैसे कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पर्सनल सर्विसेज या पर्सनल सर्विसेज ये होती हैं कि जो टास्क आपने स्पेशल नौइयत के उनके लिए करने होते हैं। रिस्क बियरिंग का काम, यानी रिटेल फंक्शंस के अंदर जैसे कस्टमर को आप फैसिलिटी देते हैं, कोई फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और वो उसके अगेंस्ट आपसे क्रेडिट कर लेता है, तो फिर उसके अंदर आपके बिज़नेस के जो रेवेन्यूज़ होते हैं उसके लॉस होने का चांस भी होता है। तो अमूमी तौर पर जितने भी रिटेल का एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले बिजनेसेस होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क भी बियर करते हैं। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ये चीज़ों को मुख्तलिफ डिस्प्ले सेंटर्स पर डिस्प्ले करते हैं, यानी मकसद यही होता है कि लोगों के अंदर अपनी चीज़ की अवेयरनेस जो है वो मुकम्मल तौर पे उजागर कर दें। और लास्ट होता है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी वो तमाम मालूमात जो कि कस्टमर को चीज़ की सेल से मुतल्लक, उसकी अवेयरनेस से मुतल्लक, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसके यूजेज या सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्लक चाहिए होती है, तो वो चीज़ों की मालूमात अपने कस्टमर को फ्राहम करने के पाबंद होते हैं। तो रिटेल फंक्शन इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है जो नॉर्मली एक कस्टमर की या एक स्टूडेंट के तौर पे आपके इल्म में लाए जाने ज़रूरी हैं। तो अब हम एक ताराना सा जायज़ा लेते हैं कि होल सेलर और रिटेलर में, जैसा कि हमने इतनी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या होता है होल सेलर एक्टिविटीज़ में और रिटेलर की एक्टिविटीज़ में। इसको हमने कुछ 7 से 8 मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस में डिवाइड कर दिया है और हम आइटम बाय आइटम या फंक्शन बाय फंक्शन देखेंगे कि होल सेलर या रिटेलर में क्या डिफरेंस होती है। सबसे पहले क्राइटेरिया है बायर यानी ख़रीदार का। बिज़नेस कस्टमर, होल सेलर जो होते हैं वो बिज़नेस कस्टमर्स होते हैं या रिटेलर भी हो सकते हैं, जबकि रिटेलर फाइनल कस्टमर भी हो सकते हैं या एंड यूज़र हो उस चीज़ को सेल करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं होल सेलर के जो बायर्स होते हैं वो या तो बिज़नेस के कस्टमर होते हैं, यानी और लोग जो फर्दर चीज़ों को आगे सेल करते हैं, या रिटेलर हो सकते हैं, जबकि रिटेलर के जो ख़रीदार हैं वो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, यानी जिन्होंने फाइनली चीज़ों को ले लेना होता है और फर्दर आगे रीसेल नहीं करते बल्कि उसको कंज्यूम कर लेते हैं। नंबर 2, बाइंग मोटिव ऑफ बायर्स, यानी उनके पास वो कौन सी मोटिवेशनल पावर होती है कि वो अपने कस्टमर को मोटिवेट कर सकें, उनको परसुएड कर सकें फॉर रीसेलिंग आर ट्रेडिंग, चूँकि बिजनेसेस चीज़ों को लेते हैं और फर्दर आगे रीसेल करते हैं या उनकी ट्रेडिंग करते हैं, तो प्राइस का एक फैक्टर ऐसा होता है जो उनको मोटिवेट करता है। जबकि रिटेलर के लिए होल सेलर आर प्रोड्यूसर इन कैश लार्ज रिटेलर्स, यानी उनके लिए बाइंग फोर्स यही होती है कि वो रिटेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा मकदार में जब चीज़ें लेते हैं और उनको जब परचेज़ कर लेंगे उस ज़रूरत के मुताबिक, मार्केट डिमांड पैटर्न के मुताबिक जब सेल करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट को रियलाइज़ कर सकते हैं। बिज़नेस वॉल्यूम, जो तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमने बनाया कि होल सेलर के लिए जो बिज़नेस का वॉल्यूम है, जैसा कि हमने पहले कहा, हाई होता है, जबकि रिटेलर के लिए बिज़नेस वॉल्यूम लो होता है। इन्होंने माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल चीज़ें भी सेल करनी होती हैं, लेकिन होल सेल एक्टिविटी पे चीज़ें बल्क क्वांटिटी पे, बड़े पैमाने पे, ये ज़्यादा वॉल्यूम में सेल की जाती हैं। रिस्क इन्वॉल्व, होल सेलर के लिए रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी सेल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेल का जो ग्रैंड सम है वो ज़्यादा होता है, जबकि होल सेलर के लिए, जबकि रिटेलर के लिए जो रिस्क है वो कम इन्वॉल्व होता है। वजह यही होती है कि उसकी एक्टिविटी कम होती है या इंडिविजुअल आइटम्स होती हैं जिसके अगेंस्ट अमाउंट कम बनता है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, होल सेलिंग के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट में सरमाया चाहिए होता है, बड़ी स्पेस चाहिए होती है चीज़ों को स्टोर करने के लिए, चीज़ों को वहाँ पे रिटेन करने के लिए, जबकि रिटेलर के लिए
छोटी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मॉडरेट नौइयत की होती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी महदूद होती है या महदूद एरिया तक होती है। इस वजह से इनको ज़्यादा पैसे का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। प्रमोशनल एक्टिविटी चीज़ को प्रमोट करने के लिए इसके लिए लेस इम्पॉर्टेंट होती, होल सेलर के लिए इसकी इतनी अहमियत नहीं होती। लेकिन रिटेलर ने चूँकि डोर टू डोर चीज़ों को सेल करना होता है तो उसके लिए चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत, तो मार्केटिंग के जो चैनल्स हैं या मार्केटिंग के मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ जो मार्केट मीडियाज़ हैं उसको वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। स्टोर एटमॉस्फेयर, लेआउट या लोकेशन की बुनियाद पे लेस अटेंशन होती है, यानी इसके लिए कोई ख़ास जगह को सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता होल सेलर के लिए, यानी आबादी से हट के या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता। लेकिन रिटेलर के लिए जो लोकेशन होती है वो बड़ी अहम होती है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं एरियाज़ में उसी जगह पर अपने रिटेल स्टोर्स को कायम करना होता है जहाँ पे कस्टमर का फ़्लो होता है या कस्टमर को चीज़ें परचेज़ करने के लिए जो है फ्रीक्वेंट जो है प्लेसेस चाहिए होती हैं। एरिया कवर्ड, यानी एरिया की तरह वो कवर करता है। लार्ज एरिया कवर्ड, मैनी एरियाज़ टेरिटरीज़ कैन बी हैंडल्ड बाय सिंगल होल सेलर, यानी होल सेल जैसा कि हमने पहले कहा कि उनकी एक्टिविटी बड़े पैमाने पे होती है, ज़्यादा वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, तो उनको एक ही जगह पे बड़ा सेंटर कायम करना पड़ता है या मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के अपने जो स्टोर्स कायम करने पड़ते हैं। जबकि रिटेलर को इसके बदले में ऑपरेट्स इन स्मॉलर एरिया, छोटी एरिया की ज़रूरत होती है, चूँकि उनकी रिटेल एक्टिविटी माइक्रो लेवल की होती है, छोटे पैमाने पे होती है। लास्ट है अपर लिंक प्रोड्यूसर, यानी होल सेलर कहाँ से चीज़ें परचेज़ करता है, वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर से लेता है अंडर सर्टन कंडीशंस, जबकि जो रिटेलर होता है वो होल सेलर से, प्रोड्यूसर से या डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें ले सकता है। उसके पास मल्टी या ब्लेंड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं चीज़ों को परचेज़ करने से। तो इस तरह से हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इनकी सर्विसेज में डिफरेंसेस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।